नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरआरसी गवर्नमेंट न्यूज़ में। तो जो साथी जो संविदा कर्मी जो काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार में थे कि उनकी जो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट 2022 के अंतर्गत अडॉप्शन को लेकर काफ़ी संशय बना हुआ था, आज उनकी कार्यशाला प्रस्तुत कर दी गई है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक कार्यशाला जारी की गई है, जिसके तहत सभी संविदा कर्मी, चाहे वो एनआरएचएम के हो, मनरेगा के हो, लोक जुम्बिश, पैरा टीचर या अन्य संविदा कर्मी जो विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं, तो उन सभी संविदा कार्मिकों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 में शामिल किया जा रहा है। तो उसमें विभिन्न नियम जैसे उनके पदनाम, उनका मानदेय और उनकी जो शैक्षणिक योग्यता है, ऐसे ही जैसे किन किन को कितना मानदेय, पदनाम, नियमितीकरण का जो भी किस तरीके से किया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे। और इस राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जारी की है, ये कार्यशाला में क्या क्या उन्होंने जारी किए गए संविदा कार्मिकों के हित में है, क्या अहित में है, तो सभी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको पता चल सके कि किसको क्या मिला है। तो इस पे जो डिस्कशन होगा वो होगा जो संविदा सर्विस रूल 2014 में बनाए गए थे, उनको वापस ले लिए गए हैं। द राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 एंड इट्स प्रोविजन, तो जो भी राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 बनाया गया है, तो उसके प्रोविजन इस पर डिस्कस करेंगे अपन। और फाइनेंस डिपार्टमेंट नोट डेट 10/3/2022 एंड डायरेक्शन, और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 10 मार्च 2022 को जो नोट जारी किया गया था, उसके क्या क्या दिशा निर्देश थे, वो इस वीडियो में अब डिस्कस करेंगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट कॉन्करेंस इश्यू टू वेरियस डिपार्टमेंट इंडिकेटिंग नोमिन कल्चर एंड रिम्यूनरेशन टू द कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट किसको कितना मानदेय पे फिक्स कर रहा है, तो संविदात्मक जो कार्मिक है उनसे संबंधित क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर ये आता है कि सिलेक्शन प्रोसीजर एट द लेवल ऑफ डिपार्टमेंट एंड री इश्यूएंस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑर्डर, और ये भी डिस्कस करेंगे कि उनका जो संविदा कार्मिक जो अभी लग रहे हैं, उनका सिलेक्शन कैसे होगा, उनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगी, प्रक्रिया क्या होगी, कौन से लेवल का कौन सा काम होगा, सभी बातें, उनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर कैसे तैयार होगा, कब तक होगा, और कब तक संविदा कार्मिक नियमितीकरण की ओर अग्रसर एक नया कदम लिया जा रहा है। तो ये सारे डिस्कस इस वीडियो के माध्यम से हम करने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि सारी बातें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो ये कार्यशाला रिलीज की है वो आपकी समझ में आ सके। टाइमलाइन्स हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो है अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑर्डर डेटेड 27 से 2014, जो 2014 में जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो पहले निकलता था, जो फाइनेंस 27 से 2014 के में जो रूल्स बनाए गए थे उनसे संबंधित है। तो उसमें क्या था कि अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर डेटेड 27 से 2014, तो इसमें क्या था, इट वॉज ए सर्कुलर नोट नोटिफिकेशन अंडर प्रोविजन टू आर्टिकल 309 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो पहले बना हुआ था 2014 में संविदा की तक भर्तियों के लिए, तो वो एक सर्कुलर था, कोई नोटिफिकेशन नहीं था, जो संविधान की धारा 300 आर्टिकल 309 के तहत वो नहीं बना हुआ था। और उसमें नो प्रोविजन ऑफ ओपन एडवर्टाइजमेंट ऑफ हायरिंग, तो उसमें खुली जो ये विज्ञापन है उससे हायरिंग नहीं होती थी। नो प्रोविजन ऑफ एनी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एनुअल इंक्रीमेंट इन रिम्यूनरेशन आज नॉट फिक्स, तो उसमें एनुअल रिम्यूनरेशन फिक्स नहीं था।
मेडिक्लेम इंश्योरेंस रिम्बर्समेंट अप टू 500 ओनली, लिमिटेड लीव्स वर अलाउड, उसमें लिमिटेड लीव छुट्टियाँ थी, लिमिटेड ट्रेवल फैसिलिटी अलाउड थी, नो प्रोविजन ऑफ रेगुलराइजेशन, उसमें न कोई नियमितीकरण का कोई प्रोविजन दिए रखा था, नो प्रोविजन ऑफ कंपनसेशन ऑफ टर्मिनेशन बिफोर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, और न ही जो पुराना जो संविदात्मक भर्तियों का जो सर्कुलर था 2014 में जो निकला था, तो उसमें कोई भी ऐसा कुछ प्रावधान नहीं थे। अब जो निकल के आया है, अब जो गवर्नमेंट नया नियम बना रही है वो है राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022। तो इसमें एप्लीकेबिलिटी क्या रहेगी, किस पे लागू होगा, मैं आपको ये बता दूं कि जो नया रूल बना है तो फॉलोइंग पर्सन आर द एलिजिबल टू अपॉइंटमेंट अंडर दिस रूल। तो ये निम्न जो कार्मिक रहेंगे उनके ऊपर ये लागू होगा। तो कौन से रहेंगे, हायर्ड थ्रू ओपन एडवर्टाइजमेंट, जो खुली जो विज्ञापन के थ्रू जो हायर किए जाएंगे कार्मिक, उन पे ये लागू होगा। ऑन पोस्ट क्रिएटेड बाय फाइनेंस डिपार्टमेंट, और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट जो वित्त मंत्रालय है उसके द्वारा जो पोस्ट क्रिएट होगी उस पर ये रूल लागू होगा। फॉर स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, जैसे मान लो किसी को 1 साल के लिए कोई योजना चल रही है, उसी योजना में कॉन्ट्रैक्ट भर्ती करनी है, तो उसमें ये कॉन्ट्रेक्चुअल जो 2022 रूल्स है वो लागू होगा। पर्सन शुड नॉट बी हायर्ड थ्रू एजेंसी ऑन जॉब बेसिस, ये ध्यान देनी बातें हैं। जो कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि जैसे जिनको एजेंसी ठेकेदारी पर था, जो बाहरी एजेंसियों के माध्यम से जो लगे हुए हैं, जो लगे यानी कि लगे हुए हैं, उनको हो सकता है कि इसके थ्रू इस रूल्स में ले आए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो एजेंसी के थ्रू लगे हुए हैं उनको इस रूल्स में अडॉप्शन किया जाएगा। तो क्योंकि जो आगे इस रूल्स में जो एजेंसी के थ्रू लगे हुए हैं, जो ठेकेदार के थ्रू थर्ड पार्टी को पेमेंट जा रहा है, उनके थ्रू पेमेंट आ रहा है, जो एजेंसी और जॉब बेसिस, इनको शामिल नहीं किया जाएगा। तो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मस्ट बी फुलफिल, जो सेक्शन की योग्यता है उनको ये फुलफिल, जो पद के वाइज जो सेक्शन की योग्यता उनको फुलफिल करना अनिवार्य है। तो ये चीज़ें, ये जो बातें जितनी भी फुलफिल होगी तो उन पे ये कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 एप्लीकेबल होगा। इसी के साथ आगे मैं बता दूं कि एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो एज क्राइटेरिया, द कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर्स ऑफ 1 जनवरी नेक्स्ट फॉलोइंग द लास्ट डेट फिक्स्ड फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। जो आवेदन मांगते हैं उससे 21 साल से अबोव होना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज 21 ईयर, तो 21 साल मिनिमम हो गई है। द अपर एज लिमिट द अपॉइंटमेंट अंडर दिस रूल शैल बी 40 ईयर, यानी कि जो सामान्य अपन एज रेट देखते हैं तो एज क्राइटेरिया हो गया 21 से 40, 21 मिनिमम और 40 साल मैक्सिमम, बशर्ते प्रोवाइडेड दैट द अपर एज लिमिट मेंशन अबव शैल बी रिलैक्स्ड बाई। अब जो जैसे 40 साल जिसकी अपर लिमिट है तो उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो एज रिलैक्सेशन क्या है, 5 साल का। तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन जैसे 40 मैक्सिमम है तो उसको जैसे 45 हो जाएगी। किसकी होगी, 5 ईयर्स इन केस मेल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, SC ST, बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। समझ में आ गया। तो उनको एज का रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। जिनकी उम्र 40 साल से अबोव है तो उनको SC ST और OBC और जो EWS में आ रहे हैं कैंडिडेट, तो उनको 5 साल का उम्र में रिलैक्सेशन दे के उनको 45 साल की उम्र तक भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। 5 ईयर इन केस ऑफ वुमन कैंडिडेट बिलोंग टू जनरल कैटेगरी। अब इसमें ये जोड़ा गया है कि जो जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनको 5 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है। वैसे 10 ईयर्स इन केस ऑफ वुमन कैंडिडेट बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास इन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन।
तो ऐसे ही जो इसमें जो SC ST OBC की जो महिलाएं हैं तो उनको 10 साल और मिलेंगे एज रिलैक्सेशन में। ठीक है, कि यानी कि जो अपर लिमिट में 10 साल और जोड़ लो, यानी वो 50 तक आवेदन कर सकती है यदि उसकी उम्र 50 साल तक हो गई है। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन हमने आपको बता दिया। इसके बाद में पॉइंट आता है, तो मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि हम ये चीज़ कौन सी चीज़ें बातें मैं बता रहा हूँ कि कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के आने के बाद किन व्यक्तियों को इसमें लिया जाएगा। तो एज का मैटर मैंने बता दी कि एज 21 से 40 होनी चाहिए, और अपर लिमिट जो OBC है, जो SC ST है, EWS है, उनको 5 साल, महिलाओं को 10 साल, जनरल कैटेगरी की 5 साल एक्स्ट्रा मिलेगी। तो वो एज का हो गया। अब आती है कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगी। तो क्वालिफिकेशन अंडर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट, तो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 में इसमें अडोप्शन के लेकर जो क्वालिफिकेशन योग्यताएं रखी गई हैं वो कौन कौन सी रहेगी, उनको क्या क्या चाहिए। तो उसमें है कि द एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज of the post created under this rule shall be decided by the administrative department with the concurrence of the DOE and finance department। तो जो स्पेसिफिक जो क्राइटेरिया, जो उनकी जो पदनाम है, जो भी उनकी पद है, उस पद के अकॉर्डिंग उनकी जो शैक्षणिक योग्यता है, अनुभव हैं, उनके दायित्व, जो भी पोस्ट क्रिएटेड की गई है अंडर दिस रूल में, जो भी प्रशासनिक विभाग ने जो डिसाइड की गई हैं रूल्स, उनके अनुसार उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। समझ में आ गया। इसके संबंधित जैसे JN, JTA, लेखा सहायक, NRHM के नर्सिंग ऑफिसर, सभी पद जो उनसे संबंधित पैरेलल जो कि वैकेंसी विज्ञप्ति में भी अपन देखते हैं कि उनको जैसे स्नातक चाहिए, स्नातकोत्तर चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से उनको क्वालिफिकेशन चाहिए, अनुभव चाहिए, और यदि रेस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है वो सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। अबव क्राइटेरिया ऑफ एग्जिस्टिंग पर्सन हैव ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड बाय फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो ये जो क्राइटेरिया है, जो एग्जिस्टिंग, जो अभी जो फिलहाल में जो व्यक्ति हैं, उनकी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अप्रूव कर रखी है। तो ये बड़ी न्यूज़ है। जो भी संबंधित जो लग रहे हैं उनको हटाएंगे बिल्कुल भी नहीं, और जो लगे हुए हैं उनकी अप्रूवल फाइनेंस डिपार्टमेंट पहले से ही दे रखी है, इसलिए वो लगे हुए हैं, तो उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो लगे हुए हैं, ये सारे रूल्स नए वाले पर 100% लगेंगे। ठीक है, अब आती है तीसरा पॉइंट आता है प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब इस रूल्स में जो भर्ती होगी उनमें उनको प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो इस भर्ती में जैसे ही ये भर्ती, जैसे इस अडॉप्शन लेंगे या नई भर्ती लेंगे तो मेडिकल सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। तो पर्सनल हायर्ड अंडर दिस रूल सेल प्रोड्यूस द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट may be specified by the appointing authority before joining the assignment। तो जिनको भी इनके अंदर लाया जाएगा उनको मेडिकल सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना जरूरी होगा। पर्सनल सेलेक्टेड अंडर दिस रूल्स ऑफ अपॉइंटमेंट सेल हैव टू प्रोड्यूस ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू नॉट मोर देन 6 months प्रायर टू द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। जिस दिन को ज्वाइनिंग दी जाएगी उनसे 6 महीने पुराना मेडिकल सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम एग्जिस्टिंग पर्सन नीड नॉट बी टेकन। तो मैं फिर आपको बता रहा हूँ, जो फिलहाल लगे हुए हैं संविदा कार्मिक, उनको इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, उनको उनसे नहीं लिया जाएगा। और जो नए भर्ती होंगे, जो नए व्यक्तियों का इसमें भर्ती होगी तो उनसे ये लिया जाएगा। उन नए वालों के लिए पुराने वालों को देने की ज़रूरत नहीं है, साफ
लिख रखा है। ठीक है, अब आती है आरक्षण, रिजर्वेशन। तो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 का एक पॉइंट आता है आरक्षण की, इसमें भर्तियां होंगी तो क्या उस पर आरक्षण लागू होगा। तो उसके संबंधित क्या कह रहा है कि फॉर अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट क्रिएटेड फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट अंडर दिस रूल देयर प्रोविजन अंडर रूल्स इंस्टीट्यूशन इशूड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर रिजर्वेशन शैल बी अप्लाइड फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, मोर देन बैकवर्ड क्लास, वीकर सेक्शन, वुमन पर्सन विच बेंच फॉर डिसेबिलिटी। तो आरक्षण इसमें जो भी इसके तहत भर्ती होगी तो उसमें आरक्षण लागू होगा। तो SC ST OBC EWS महिला, जो डिसेबिलिटी भी है, जो भी जितने भी आरक्षण के प्रावधान हैं वो इसमें भर्ती में भी लागू होंगे। इसके बाद में आता है पीरियड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट। तो जो संविदा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा, उनका पीरियड क्या रहेगा। तो उनका पीरियड रहेगा कि एक बार जैसे ऑन द पोस्ट क्रिएटेड अंडर दिस रूल फर्स्ट कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट शैल बी मेड फॉर ए पीरियड अप टू 5 ईयर और अप टू एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ स्कीम प्रोजेक्ट विच एवरेज अर्लियर। तो जो पोस्ट क्रिएटेड हैं, जिस यदि योजना और 5 साल जो दोनों में से पहले कंप्लीट हो जाए। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई योजना में भर्ती की कि अपने ये बंदे चाहिए इस पोस्ट पे, और यो योजना 2 साल चली और 2 साल बाद में वो योजना नहीं चलने वाली, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल पर एंड हो जाएगा। और वो योजना यदि लंबी चल रही है, जैसे मान लो 7 साल चल गई, तो 5 साल उनको क्राइटेरिया में 5 साल उनके कंप्लीट हो जाएंगे। 5 साल बाद में उनका नवीन अपॉइंटमेंट 2 साल के लिए और हो जाएगा, नवीनीकरण हो जाएगा उसका कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये साफ हो जाना चाहिए कि 5 ईयर जो फर्स्ट को अपॉइंटमेंट होगा, जो नियुक्ति होगी, उसके 5 साल तक एक बार का कॉन्ट्रैक्ट होगा। और यदि फिर योजनाएं आगे चलती है तो उसका नवीनीकरण होता रहेगा। फिर आता है कि हालांकि इफ़ द पीरियड द स्कीम प्रोजेक्ट इज फर्दर एक्सटेंड द स्टेट गवर्नमेंट में टेक डिसीजन टू रिन्यूअल कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट बाय द एक्सटेंडिंग द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो वो चीज़ मैंने आपको अभी बताई है कि यदि कोई योजना आगे बढ़ती है, जैसे मान लो मैंने अभी उदाहरण दिया था, यदि 2 साल तक रहती है तो आपका 2 साल पर ही कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म। और यदि वो योजना 7 साल 8 साल तक चली तो ये जो फर्स्ट 5 साल तक आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो नवीनीकरण हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, यानी उस योजना तक। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। फिर जो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट 2022 में आने के बाद रिम्यूनरेशन एंड अदर फैसिलिटीज़ क्या क्या होगी। तो कितना मानदेय मिले, पारिश्रमिक मिलेगा और अन्य जो लाभ है वो क्या क्या मिलेंगे। तो इसमें मैं बता दूं कि रिम्यूनरेशन फिक्स्ड बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट। जो इनको रिम्यूनरेशन जो मिलेगा वो फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा फिक्स किया जाएगा, वो इनको रिम्यूनरेशन मिलेगा। और उसकी अभी नोट शीट भी चल रही हैं, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। तो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने तय किया जाएगा वो रिम्यूनरेशन इस कॉन्ट्रैक्ट के अधीन जितनी पोस्ट हैं उनके अलग अलग रिम्यूनरेशन फिक्स किए जा रहे हैं, तो उनके अनुसार उनको रिम्यूनरेशन मिलेगा। ऑन कंप्लीशन ऑफ सेटिस्फैक्टरी सर्विस फॉर एवरी 1 ईयर द रेम्यूनरेशन शैल बी इंक्रीज बाय द 5% राउंड ऑफ टू द नेक्स्ट 100 रुपीज़। अब इसमें ये आ रहा है कि जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट यदि 1 साल कंप्लीट कर लिया तो एवरी ईयर 5 साल का इसमें इंक्रीज होता जाएगा। तो 5 साल का इंक्रीमेंट 5% है, जो कि कोई बड़ी चीज़ मेरे हिसाब से ये गवर्नमेंट को यहाँ सोचना चाहिए कि 5% बढ़ाना, पहले से उनको कम मानदेय दिया जा रहा है उसमें 5% बढ़ाना। देखते हैं उनका मानदेय कितना क्या रहता है, वो भी न्यूज़ में आपको बताऊंगा जैसे ही फाइनेंस डिपार्टमेंट से कोई खबर आती है इस चीज़ के बारे में, तो वो मैं बताऊँगा। फिर आता है रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिक्लेम पॉलिसी अप टू
₹1500 पर ईयर एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी अप टू ₹500 पर ईयर। तो जो मेडिक्लेम पॉलिसी, इसमें पहले ये नहीं था। अब जो कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 जो बना है, उसमें मेडिक्लेम पॉलिसी का ₹1500 पर ईयर एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी का ₹500 पर ईयर आपको जो खर्चा है वो गवर्नमेंट देगी, रिम्बर्स कर देगी। ठीक है। नो अडॉक बोनस शैल बी पेबल, ये सबसे बड़ा धोखा है संविदा कार्मिकों को। जब नियमित कर्मचारियों को बोनस दिया जा सकता है तो संविदा कार्मिकों को बोनस क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो इस एक्ट के तहत कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत भी बोनस नहीं दिया जाएगा। तो ये सोचने वाली बात है कि यहाँ बोनस नहीं मिलेगा। फिर आती है TDS ऑन इनकम इफ़ ड्यू शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉन्ट्रेक्चुअल रिम्यूनरेशन। यहाँ इस एक्ट ने कह दिया है कि यदि इनकम टैक्स यदि बन रहा है इनके पारिश्रमिक से तो वो आप काट सकते हो। तो यदि TDS यदि ये बनेगा तो उसको कटेगा। तो जो इनकम टैक्स है वो यदि पारिश्रमिक ज़्यादा इनकम टैक्स में यदि उसके स्लेब में आ रहा है तो फिर उन पे अब मानदेय पे TDS काटने का प्रावधान कर दिया गया है। फिर आता है कॉन्ट्रेक्चुअल इन न्यू पेंशन स्कीम इक्वल NPS इक्वल टू 50% ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन डिपॉजिटेड बाय द कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन। तो यहाँ इस एक्ट में आने के बाद, अडॉप्शन होने के बाद जो कर्मचारी रहेंगे उन पर भी NPS लागू कर दिया जाएगा। अब उसमें जितना NPS कटेगा कर्मचारी का उसका 50% गवर्नमेंट जमा कराएगी। जैसे ₹100 हमने कटवाया तो ₹50 एक्स्ट्रा गवर्नमेंट डिपॉजिट कराएगी, तो टोटल ₹150 डिपॉजिट हो गए। सीधी भाषा में अपन ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है। तो NPS लागू कर रही है। अब आ जाओ कि इससे रूल्स के आने के बाद लीव्स कितनी है, छुट्टियां कितनी मिलेगी। तो छुट्टियां मिलेगी आपको 12 डेज कैजुअल लीव। तो 12 CL मिलेगी आपको। ये मिलेगी कैलेंडर ईयर में ऑन प्रोफेशनल बेसिस और द फुल कंप्लीटेड मंथ इफ अपॉइंटेड और टर्मिनेटेड इन मिडल ऑफ द ईयर। तो इसको मंथ वाइज प्रोपोर्शनेट कर दिया जाएगा, उस हिसाब से आपको 12 पूरे साल भर में CL मिलेगी। फिर आता है पॉइंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी कैन परमिट यूज टू लीव टू एक्योर ड्यूरिंग ए कैलेंडर ईयर ओनली इन एडवांस फॉर डिजर्विंग रीजन। अब ये 12 CL कई बार क्या होता है कि हमने पिछले महीनों में नहीं लिया छुट्टी और कोई कारण आ गया कि मुझे 10 छुट्टी चाहिए, 12 छुट्टी चाहिए, तो जो नियंत्रण जो अधिकारी हैं तो वो आपका वैलिड रीज़न जान के आपकी ये 12 छुट्टियाँ एक साथ भी दे सकता है। तो डिजर्विंग रीजन अनअवेल लीव शैल स्टैंड लैप्स एट द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर। जिन्होंने 12 छुट्टियाँ पूरे साल भर में कंज्यूम नहीं की तो ये लैप्स हो जाएगी। ठीक है। यानी कि ये छुट्टियाँ आगे काउंट नहीं होने वाली। 12 छुट्टियाँ ले ली, ठीक है, नहीं ली तो उस ईयर के साथ ये समाप्त हो जाएगी। हाफ पे लीव ऑफ 20 days फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट ओनली। अब आता है कि अब इसमें एक जोड़ा गया हाफ पे लीव, अर्ध भुगतान छुट्टी। जितना अपना मानदेय मिलता है उसका आधा मानदेय मिलेगा और 20 छुट्टियाँ रहेगी वो, जिनका बिन छुट्टियों का आधा मानदेय मिलेगा आपको। ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस ऑन द मेडिकल सर्टिफिकेट ओनली। तो मेडिकल सर्टिफिकेट जो मिलता है वो 20 छुट्टियाँ मिलेगी पर ईयर और उनका 50% मानदेय मिलेगा। जैसे मान लो किसी का ₹500 पर डे मिल रहा है तो उनको ₹250 पर छुट्टी के मिल जाएंगे, तो उसको कहते हैं मेडिकल लीव उनको मिलेगी। अनयूटिलाइज हाफ पे लीव में बी एक्यूमुलेटेड मैक्सिमम अप टू 200 डेज। तो एक कर्मचारी, एक संविदा कार्मिक 200 छुट्टियों इकट्ठी कर सकता है कि जैसे मान लो किसी ने नहीं ली 20 छुट्टियाँ, तो ऐसे करके वो 200 छुट्टियाँ इकट्ठी कर सकता है और 200 छुट्टियों के वो पैसे बाद में ले सकता है। अब आ जाओ मैटरनिटी लीव।
अब मैटरनिटी लीव महिलाओं के लिए, महिला जो एम्प्लॉय है उन एम्प्लॉय को 180 दिन की टू सर्वाइविंग चिल्ड्रन, 2 बच्चों के लिए, 2 बच्चों पर 180 दिन की छुट्टियां उनको मिल जाएगी मैटरनिटी लीव। इफ देयर इज नो सर्वाइविंग चाइल्ड आफ्टर एट अवेलिंग इट ट्वाइस मैटरनिटी लीव मे बी ग्रांटेड ऑन वन मोर ओकेजन। ठीक है, अब आ जाता है पेमेंट ऑफ लीव शैल बी मेड एज पर द रेट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल रेम्युनरेशन अमाउंट पेड ऑन द डे बिफोर लीव कमेंस। तो जो पेमेंट ऑफ लीव, जो अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो छुट्टियां अपन ने ली है तो उस छुट्टियों लेने से पहले जो अपने को मानदेय मिल रहा था उसी मानदेय से कैलकुलेट होके उन छुट्टियों का पैसा मिलने वाला है। ऐसे नहीं कि उसके बाद में कोई इंक्रीमेंट लग गया तो उसके बाद की जो पैसा है जो बन रहा है वो आपको मानदेय मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको छुट्टी लेने से पहले जो आपको मानदेय मिल रहा था वो मानदेय आपको कैलकुलेट होके आपको उन छुट्टियों का पैसा मिलने वाला है। अब आ जाओ ट्रेवलिंग अलाउंस। द पर्सन हायर्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट शैल बी एंटाइटल्ड टू एंड ट्रेवलिंग एंड डेली अलाउंस फॉर जर्नी परफॉर्म्ड बाय देम इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द स्टेट ऑफ द फॉर राशन ट्रेवलिंग अलाउंस रूल्स होता है 1971। तो ट्रेवलिंग ना TADA जो मिलता है वो TADA रूल 1971 के हिसाब से जो भी बनता है वो आपको TA मिलेगा, DA मिलेगा, TADA के हिसाब से आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मिल जाएगा, यात्रा भत्ता। तो यात्रा भत्ता मिलने वाला है इसमें भी। अदर प्रोविजन क्या है? तो अदर प्रोविजन हमने अब तक क्या पढ़ लिया अपन ने? एज रिलैक्सेशन देख लिया, रिम्यूनरेशन देख लिया और ट्रेवलिंग अलाउंस, छुट्टियाँ, ये चीज़ें, इन सभी के बारे में अपन ने जानकारी ले ली कि क्या क्या नए एक्ट में सरकार कर रही है। कहा कि 9 साल कंप्लीट करने के बाद उसके ऊपर जो स्लेब रेट है वो उनको तनख्वाह मिलेगी। 18 साल कंप्लीट करने के बाद 18 साल बाद में उनको जो तनख्वाह है वो मिलेगी। तो अलग अलग स्लैब जो फाइनेंस डिपार्टमेंट तय कराएगा रिम्यूनरेशन को लेकर, तो वो उनको मिलते रहेंगे। अब क्रिएशन ऑफ डाटाबेस, अब इन्होंने ये डाटाबेस कहाँ से तैयार कर किया है? ए सिलेक्शन कमेटी इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कंसिस्टिंग टू फॉलोइंग अब अपॉइंटमेंट अथॉरिटी हेड ऑफ स्टूडेंट बीइंग सीनियर मोस्ट RSCS ऑफिसर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब ये डाटाबेस एज पर द गिवन फॉर्मेट शैल बी प्रिपेयर्ड बाय द सिलेक्शन कमेटी इंडिकेटिंग डिटेल ईच पर्सन टू हुम अपॉइंटमेंट इज टू बी गिवन। अब ये डाटाबेस, अब जो भी अपॉइंटमेंट होगा उनको क्या क्या चाहिए, उनसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने ज़रूरी होंगे। एक तो होगा जो भी नई भर्ती होगी, जो भी नई भर्ती होगी और जो पुराने भी हैं उनसे भी ये डाटा मांग सकते हैं। तो क्या क्या चाहिए इस भर्ती में कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल चाहिए आपको, ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसीजर चाहिए, एज लिमिट का सर्टिफिकेट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और केसेस ऑफ मोर सर्टिट्यूट इफ एनी। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने को तैयार रखनी है। जो भी रूल्स 12 में जो फॉर्म तय किया गया है अपॉइंटमेंट ऑर्डर का, उस हिसाब से आपको अपॉइंट किया जाएगा। द अबोव टास्क इज टू बी कंप्लीटेड बाय द 15 दिसंबर 2022। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातों पर जो ये कार्यशाला तैयार की गई है इस पर 15 दिसंबर 2022 तक संपूर्ण पे काम होने वाला है। तो थैंक यू। और यदि किसी को इसी कार्यशाला के संबंध में कोई समस्या है तो आप हमारे इस चैनल से कमेंट भी कर सकते हैं, अपनी राय प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि वो फाइनेंस डिपार्टमेंट तक पहुंची जा सकते। और आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं रामनिवास मेहता जॉइंट सेक्रेटरी, उनके नंबर दिए गए हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट रूल्स डिपार्टमेंट के नंबर दिए गए हैं जो स्क्रीन पे आ रहे हैं। तो इन नंबरों पे आप कॉल करके वहाँ पर अपनी राय प्रस्तुत कर सकते हैं। तब तक के लिए यदि कोई आपको इससे राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल टू हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 को लेकर कोई संशय है तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपनी राय प्रस्तुत करके हमें बता सकते हैं ताकि हम आगे
उनको भेजी जा सके। तो तब तक के लिए